16 अगस्त 2013 ढाका का चमेली बाग एरिया। एक अप स्किल नेबरहुड के 3 स्टोरी हाउस के अंदर का साइलेंस एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी से टूट जाता है। 16 अगस्त की सुबह पुलिस को एक कॉल आता है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और उनकी वाइफ दोनों का ब्रूटल हो गया था। ब्लड सॉकेट फ्लोर, सैटर्ड फर्नीचर और एक नाइफ सीट जो क्राइम सीन पर रखा हुआ था। दोनों बॉडीज घर के बाथरूम में थी और उन बॉडीज को मिस्टर एंड मिसेस रहमानी के नाम से वेरीफाई किया गया। ये कोई रैंडम रॉबरी नहीं थी, ये था एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अब सवाल ये था कि आखिर इस मर्डर के पीछे किसका हाथ था। इस जवाब के लिए हमें इस फैमिली के अंदर के सीक्रेट्स खोलने पड़ेंगे। इस घर में रहते थे महफूजुर रहमान, जो कि एक स्पेशल पुलिस ब्रांच इंस्पेक्टर थे। उनकी वाइफ स्वप्ना रहमान, जो एक रिस्पेक्टेड टीचर थी। दोनों के 2 बच्चे, बेटी ओहिसी रहमान, जो इस समय घर से गायब थी, और एक छोटा बेटा ओही रहमान, जो कि 7 साल का था। बाहर से देखो तो ये एक आइडियल फैमिली थी, गुड इनकम, बिग हाउस, सोशल स्टेटस, लेकिन अंदर का सीन अलग था। नेबर ने बताया कि इस घर में हमेशा आर्ग्यूमेंट होते थे, स्पेशली बेटी के बिहेवियर को लेकर। सोर्स के अकॉर्डिंग बेटी अपने पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट रूल से फ्रस्ट्रेटेड थी। वो लेट नाइट पार्टीज, फ्रेंड के साथ हैंग आउट और अपना फ्रीडम चाहती थी। महफूजुर और स्वप्ना, खासकर स्वप्ना, उसके लाइफ स्टाइल पर टाइट कंट्रोल रखती थी। लेकिन क्या ये टेंशन इतना बड़ा था कि मर्डर तक ले जाए? इसका जवाब तो बस ओहिसी दे सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ओहिसी है कहाँ? ओहिसी रहमान, जिसका जन्म 17 अगस्त 1994 में बांग्लादेश के खुलना में हुआ था। ओहिसी रहमान की फैमिली ढाका के चमेली बाग में रहने के लिए आ जाती है। कुछ दिन वहां रहने के बाद उन्होंने अपने घर पर एक हाउस हेल्पर रखा, जिसका नाम था खाजिदा अख्तर सुमी। 2002 में ओहिसी रहमान ने बंसरी कार्डोवा इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। वो बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट थी और वो लोगों से ज्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं करती थी। बचपन से ही उसे अपने पेरेंट्स से भी वो प्यार नहीं मिला था जो उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि उसके पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स थे और अधिकतर समय वो लोग काम में ही बिजी रहते। लेकिन हर पेरेंट्स की तरह मिस्टर और मिसेस रहमान का भी यह सपना था कि उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों। इसी वजह से जब भी ओहिसी रहमान के एग्जाम में मार्क्स कम आते थे, वो लोग उसे बहुत डांटते भी थे। लेकिन उनका ये डांट धीरे धीरे ओहिसी के लिए ट्रॉमा बनने लगा और उसको बहुत से प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए। ओहिसी के प्रॉब्लम्स 2009 से शुरू हुए, जब वो क्लास 6 में थी। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज और अपने घर वालों के तानों की वजह से वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे उसका ये लत इतना बढ़ जाता है कि वो दिन भर में एक पूरे सिगरेट की डिब्बी को ख़त्म कर देती थी। जब उसके इस लत के बारे में घर वालों को पता लगता है तो वो लोग उसे खूब मारते भी हैं। बाद में उसका एडमिशन मोती हिल आइडियल स्कूल ढाका में हो जाता है। यहाँ आने के बाद उसका परफॉर्मेंस और भी ख़राब होने लगा और उसकी आदत और भी बिगड़ने लगे। वो स्कूल से बंक करने लगी और मेंटल प्रेशर की वजह से उस थॉट्स भी आने लगे। उसने 2009 और 2012 में अटेम्प्ट भी किया, लेकिन दोनों बार मिस्टर एंड मिसेस रहमान ने उसे बचा लिया। बाद में ओहिसी के कुछ दोस्त भी बने जो कि उसे क्लब में मिले ईयर 2011 में, जब वो सिर्फ क्लास 8 में थी। और बाद में उसकी मुलाकात हुई रॉनी नाम के एक लड़के से, जिसके बाद ओहिसी को आदत भी लग गया और रॉनी और ओहिसी दोनों साथ में लेना शुरू किए। और धीरे धीरे ओहिसी का ये लत इतना बढ़ गया कि वो अब कई बार अपने पापा की वॉलेट से पैसे चुराने लगी और ऐसे ही धीरे धीरे उसके घर वालों को भी ओहिसी के पैसे चुराने की बात पता चल गई, जिसके बाद उसके पापा ने उसको डांटा भी था। लेकिन इसका असर उसको बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसके बाद फिर से वो एक बार अटेम्प्ट करती है, लेकिन उसके घर वाले फिर से उसे बचा लेते हैं। ये दिखाता था कि उसके घर वाले उसे खोना नहीं चाहते थे, बट मे बी उनका प्यार करने का तरीका ही वही रहा होगा। कुछ दिनों में ओहिसी के घर वालों को ये पता चल गया कि ओहिसी
लेती है, जिसके बाद उस दिन घर वाले ओहिसी को बहुत मारते हैं और उसका स्कूल भी बदल देते हैं, जिससे वो अपने किसी भी दोस्त से ना मिल पाए। लेकिन ओहिसी अभी भी अपने उन दोस्त के कांटेक्ट में थी। वो फोन से अपने दोस्तों से बात करती थी। एक दिन उसके घर वालों ने उसे किसी से बात करते हुए पकड़ लेते हैं। उसकी मम्मी उस दिन से उसका फोन भी ले लेती हैं और ये मोमेंट उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। यही वो मोमेंट था जब ओहिसी का गुस्सा अपने पेरेंट्स के लिए और बढ़ गया। इस इंसिडेंट ने ओहिसी के गुस्से को नफरत में बदल दिया। इस इंसिडेंट के बाद उसके दिमाग में अपने पेरेंट्स के मर्डर का ख्याल चलने लगा था। ओहिसी अब रोज रोज के इन चीजों से तंग आ गई थी। वो अपने पेरेंट्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी थी, क्योंकि वो उसे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं जीने दे रहे थे। और ओहिसी के पास यही ऑप्शन बचा था कि वो अपने पेरेंट्स को अपने रास्ते से हटा दे। उसने ये बात अपने दोस्त रॉनी को किसी तरह से बताया। रॉनी भी ओहिसी को इमोशनली इंस्टिगेट किया, ये बोलकर कि पेरेंट्स उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, और वो ये भी वादा करता है कि वो उसके पेरेंट्स की बॉडी को छिपाने में उसकी हेल्प करेगा। अब ओहिसी को ये विश्वास हो गया था कि वो अपने घर वालों को रास्ते से हटा देगी। अब वो प्लानिंग करना शुरू कर देती है। वो मार्केट से एक बड़ा सा नाइफ खरीदती है और बहुत सारी दवाइयाँ भी लाती है। अगस्त 15, 2013 की रात घर में एक स्ट्रेंज काम था। छोटा बेटा अपने रूम में सो रहा था। सुमी अपने क्वार्टर में अपना काम कर रही थी। महफूजूर और स्वप्ना लिविंग रूम में कॉफी पी रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ओहिसी पहले से ही उनके कॉफी में सेडिटेटिव टैबलेट्स मिला चुकी है, जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। जब वो बेहोश हो गए, ओहिसी ने किचन नाइफ से पहले अपने मॉम स्वप्ना पर मल्टीपल टाइम्स हमला किया, जिससे कि कुछ ही देर में उनकी जान चली गई। जिसके बाद उसने फिर अपने डैड महफूजूर को मारा। उसे ये सब करते हुए सुमी ने दरवाजा के की होल से देख लिया था, लेकिन डर के मारे वो अपने रूम में चली गई। सुबह के समय ओहिसी सुमी के पास आकर कहती है कि उसके पेरेंट्स को उसके दोस्त रॉनी ने अपने दोस्त के साथ आकर मार दिया है। लेकिन सुमी को तो पता था कि उनकी जान कैसे गई थी और इसके पीछे कौन है। इनफैक्ट ओहिसी के कपड़ों पर उस समय खून भी लगा हुआ था। लेकिन सुमी उस वक्त बस 11 साल की थी, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है और वो डर के कारण ओहिसी की बात मानने लगती है। वो घर के खून को साफ करती है, जिसके बाद ओहिसी सुमी के हेल्प से अपने पेरेंट्स के बॉडी को अपने बाथरूम में रख देती है। जिसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है, उससे बोलती है कि मम्मी को थोड़ी सी चोट आ गई है और पापा मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और इस दौरान उसने अपनी माँ के कुछ गहने और कैश अपने पास रखती है और वो नाइफ भी अपने पास रख लेती है। जिसके बाद उसने अपने अंकल आलम को कॉल किया और उन्हें बोल दिया कि उनके मम्मी पापा कहीं बाहर चले गए हैं और वो अपने दोस्त के घर रहने जा रही है, क्योंकि उसे अपने घर में डर लग रहा है। जिसके बाद वो सुमी और ओही को लेकर रॉनी के घर रहने चली गई। फिर अगले दिन ओहिसी को उसके अंकल का कॉल आता है और वो उन दोनों को अपने घर बुलाते हैं। लेकिन ओहिसी बस अपने छोटे भाई ओही को उनके घर भेज देती है, खुद नहीं जाती, जो कि उनके अंकल को बहुत अजीब लगता है। वो ओही से पूछते भी हैं कि आखिर उसकी बहन वहां पर क्यों नहीं आई, लेकिन ओही उस वक्त बस 7 साल का था, जिस वजह से वो अपने अंकल को कुछ बता नहीं पाता है। ओहिसी के अंकल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, जिसके बाद वो ओही को लेकर सीधे ओहिसी के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। फिर उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस आलम को कॉल करना शुरू किया। वो दोनों लोग कॉल नहीं उठाते हैं। अब वो आसपास के घरों में पूछताछ शुरू करते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर वो ओहिसी को कॉल करना शुरू करते हैं, लेकिन अब ओहिसी भी कॉल नहीं उठा रही थी। अब आलम जी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस ने जब घर का ताला तोड़ा और घर की तलाशी लेना शुरू किए तो उन्हें घर के बाथरूम से ओहिसी के पेरेंट्स की बॉडी मिलती है। ढाका पुलिस, सीआईडी और फॉरेंसिक टीम ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहला क्लू एक नाइफ सीट जो बाथरूम के पास मिला, पर नाइफ मिसिंग थी। दूसरा, नियर बाय सीसीटीवी फुटेज में एक शैडो फिगर दिखी जो रात को घर के आसपास घूम रही थी। तीसरा,
घर से एक लोग मिसिंग थे, जो ओहिसी थी, जो भाग गई थी, जिसके बाद पुलिस उसको ढूंढना शुरू करती है। एक तरीके से अगर देखे तो ओहिसी ऑलमोस्ट भाग चुकी थी, लेकिन 24 घंटे के बाद उसे कुछ रियलाइज हुआ कि वो ज्यादा दिन तक पुलिस के हाथों बच नहीं पाएगी, जिससे वो मर्डर के 2 दिन बाद यानी कि अगस्त 17 को खुद पल्टन पुलिस स्टेशन में सरेंडर करती है। ओहिसी ने पुलिस को कॉन्फेस किया कि उसने ये मर्डर किया है और उसने अपने चुराए हुए सामान को भी पुलिस को लौटा दिया, जिसमें वो चाकू भी था। जब सुमी को पता चला कि ओहिसी पकड़ी गई है तो उसने भी पुलिस को सब सच बता दिया, जो भी उसने देखा था। लेकिन ओहिसी बार बार अपना बयान बदल ले रही थी। कभी वो कहती थी कि उसके पेरेंट्स को उसके दोस्त रॉनी ने मारा है, तो कभी कहती थी कि उसे कोई फंसा रहा है। ओहिसी रहमान के केस में जब मर्डर हुआ, उसकी एज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन और डिबेट हुआ। ये कंट्रोवर्सी ट्रायल के दौरान और मीडिया में बहुत चर्चा में रहा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग ओहिसी 19 साल की थी। ये क्लेम बर्थ सर्टिफिकेशन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे बेस्ड था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट, एक्सरे, बोन और टीथ एग्जामिनेशन कराया गया, जो ओसिफिकेशन टेस्ट के थ्रू कंफर्म किया कि ओहिसी का एज 19 के आसपास थी। इसलिए पुलिस ने उसे अडल्ट ट्रीट किया और अडल्ट जेल में रखा। लेकिन ओहिसी के अंकल और उसके स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ओहिसी अंडर 18 थी, शायद 16 या 17 साल की। स्कूल डॉक्यूमेंट में उसकी बर्थ डेट अलग दिखाई गई थी, जो 1996 के अराउंड सजेस्ट करती थी। एज का फैसला करने के लिए कोर्ट ने मेडिकल एविडेंस पर रेली किया। ओसिफिकेशन टेस्ट ने कंफर्म किया कि ओहिसी 19 साल के आसपास थी। कोर्ट ने बर्थ सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट को ज्यादा वेटेज दिया, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड में एरर कॉमन होता है। एज कंफर्म होने के बाद नवंबर 2015 में ओहिसी को डेथ पेनल्टी दी गई, क्योंकि वो अडल्ट थी और मर्डर प्री प्लान्ड माना गया। लेकिन हाई कोर्ट अपील के दौरान ओहिसी की यंग एज 19 एक फैक्टर थी, जिससे डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट किया गया। साथ ही उसके मेंटल हेल्थ इशू और पुरानी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने की वजह से उसकी सजा फांसी से उम्र कैद में बदल दी गई। ओहिसी अब कासिमपुर वुमेन सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। अब इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ओहिसी ठीक हो सकती थी? ये सवाल बहुत डीप है और इसका जवाब साइकोलॉजिकल, सोशल और फैमिलियर फैक्टर पर डिपेंड करता है। ओहिसी के केस में बहुत से रेड फ्लैग थे, जो अगर एड्रेस किए जाते तो शायद ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी। ओहिसी के डिप्रेशन, एंजाइटी और पॉसिबली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स थे। उसने 2009 और 2012 में सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसके मेंटल हेल्थ इशू को पेरेंट्स या सोसाइटी ने सीरियस लिया ही नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।